हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के इंटरमीडिएट डेवलपर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे जो लारावेल के इंटरमीडिएट डेवलपर्स और जो सीनियर लेवल के जो डेवलपर्स हैं उन लोगों को ये सभी क्वेश्चंस आने चाहिए अगर आप एक इंटरव्यू की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है जिसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट ईजिली आपको समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर यहाँ पर पूछ सकता है वो ये जान सकता है कि आपको लारावेल का रिक्वेस्ट साइकिल आपको पता है कि नहीं पता है। तो यहाँ पर वो पूछ सकता है कि आप लारावेल के रिक्वेस्ट साइकिल के बारे में बताइए कि लारावेल किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि लारावेल का जो भी रिक्वेस्ट आपके ब्राउज़र से भेजा जाता है सबसे पहले वो पब्लिक इंडेक्स डॉट PHP पर जाता है। फिर वहाँ से वो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो कमांड हो सकती है या तो वेब ब्राउज़र के लिए हो सकता है। वहाँ से फिर वो मिडलवेयर वगैरह एग्जीक्यूट करता है, जो भी आपके राउटिंग वगैरह होती हैं वहाँ से वो फिर कंट्रोलर्स वगैरह या फिर क्लोज़र के थ्रू हैंडल करता है। वहाँ से फिर वो लॉजिक आपका क्या होता है कि रिस्पॉन्स भेजता है, यानी कि अगर वो कंट्रोलर से अगर आप हैंडल करो तो कंट्रोलर से, अदरवाइज़ आप क्लोज़र के बेस्ड पे भी आप उसको रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हो और फिर वो रिस्पॉन्स आपको एक ब्राउज़र पे आपको डिस्प्ले करने को देखने को मिलता है। इंडेक्स डॉट PHP से आपको शुरू होती है और फिर आपके मिडलवेयर राउटिंग और कंट्रोलर और आपका रिस्पॉन्स, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है आपके लारावेल के रिक्वेस्ट साइकिल के लिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं जैसे कि आपकी और डिटेल्ड में अगर इंटरव्यूअर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि इस वाले स्टेप पर क्या हो रहा है। जैसे कि वो दो चीज़ें हैं, एक HTTP कर्नल हो गया और एक कंसोल कर्नल हो गया। तो कंसोल का मतलब ये होगा कि जो भी आप कमांड के थ्रू आप चीज़ें लिखते हो, जैसे कि PHP आर्टिजन मेक मॉडल या कंट्रोलर, ये जो आप कमांड्स आप रन करते हो CLI पर, वो सभी आपके कंसोल पर जाते हैं। तो इसी के अंदर आपका एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर्स का। तो वो लोग जान सकते हैं कि आप सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में आप क्या जानते हैं और आपने कभी कुछ आपने खुद का एक कस्टम सर्विस प्रोवाइडर आपने बनाया है कि नहीं बनाया है। तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर होता है हमारा सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट फॉर लारावेल एप्लीकेशंस। तो लारावेल एप्लीकेशंस की जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं उसको बूट स्ट्रैप किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा होगा कि बूट स्ट्रैप सर्विसेज एंड बाइंड दैम टू द सर्विस कंटेनर। तो जो भी हमारे सर्विस कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर ये सभी जो सर्विसेज होती हैं उनको बाइंड किया जाता है। तो रजिस्टर इवेंट लिसनर मिडलवेयर्स एंड राउट्स, है ना, ये सभी चीज़ें आप वहाँ पर रजिस्टर भी करते हो। तो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि आपका ऑथ हो गया, वो एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया बेसिकली। ये एक सर्विस हो गई, आपकी ऑथ एक सर्विस हो गई। ऐसे आपका जो राउट होता है वो भी एक यहाँ पर सर्विस होती है। इसी तरीके से और भी आपकी सर्विसेज जैसे क्यू हो गया, वो आपकी एक सर्विस है। रेडिस आप यूज़ करते हो कैशिंग के लिए, तो जो हमारी कैशिंग हो गई, जो हमारा कैश जो क्लास है वो एक सर्विस हो गई हमारी। अब ये जो सर्विसेज हैं इनको बाइंड करता है हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि इन सभी सर्विसेज को लारावेल के अंदर रजिस्टर किया जाता है। तो लारावेल इनको रजिस्टर करके फिर हमें वो प्रोवाइड करता है। तो इसी चीज़ को हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। तो जैसे आपका ऑथ है, राउट है, मिडलवेयर है, ऐसे ही आप अपनी खुद की एक सर्विस बनाना चाहते हो, उसी चीज़ को हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो मान लीजिए आपने एक खुद की सर्विस बनाई, लेट्स से पेमेंट सर्विस करके, और वो पेमेंट फिर आप वहाँ पर जो भी आप मैनेज कर रहे हो तो वो एक आपका सर्विस प्रोवाइडर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जैसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड सर्विस कंटेनर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड सर्विस कंटेनर के बारे में आप क्या जानते हो। तो यहाँ पर आप वन बाय वन आप इन दोनों का आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड्स एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज टू द ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसको एक एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज ये प्रोवाइड करते हैं। और सर्विस कंटेनर के लिए लिखा हुआ है कि ये मैनेज करता है क्लास की डिपेंडेंसीज को और वहाँ पर इंजेक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है। लेकिन इन डेफिनेशन से हमें कोई बहुत ज़्यादा खास यहाँ पर लाभ नहीं मिला, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो वैसे ये वाला इंजेक्शन नहीं होता है, ये है आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास एक क्लास है, क्लास A। इसके अंदर हमने क्लास B नाम से एक जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी है हमारे पास एक, ये आप देख सकते हैं क्लास B। और यहाँ पर हम लोग इंजेक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्लास B इज इंजेक्टेड इनटू क्लास A। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्लास B को यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं और इसका ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर बना ले रहे हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यानी कि हम लोग क्लास A के अंदर क्लास B को हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन के अंदर कि इट्स अ वे टू इंजेक्ट और पास द डिपेंडेंसीज लाइक ऑब्जेक्ट और सर्विसेज अ क्लास नीड्स इंस्टेड ऑफ द क्लास क्रिएटिंग दैम इटसेल्फ।
ये जो क्लास है इसके अंदर क्लास बी आपको क्रिएट करने के बजाय, ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय, आप डायरेक्टली आप इसके अंदर पास कर सकते हो। इस तरीके से आप इंजेक्ट कर सकते हो इसको। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि यहाँ पे क्लास ए नीड्स क्लास बी टू वर्क, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग क्लास बी इनसाइड क्लास ए, यू इंजेक्ट क्लास बी इनटू क्लास ए फ्रॉम द आउटसाइड। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है या ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप कल को आप चाहोगे तो ये जो क्लास बी है इसको आप क्लास सी के थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हो। दूसरा था हमारा सर्विस कंटेनर, है ना, कि हम लोग देख रहे थे कि सर्विस कंटेनर क्या होता है। तो सर्विस कंटेनर के अंदर क्या होता है कि ये एक बॉक्स टाइप का होता है, आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमें लारावेल प्रोवाइड करता है, जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये हैंडल कर लेता है। यहाँ पर आप देखोगे कि इफ़ क्लास ए नीड्स क्लास बी, द सर्विस कंटेनर विल ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एंड इंजेक्ट क्लास बी इनटू क्लास ए व्हेन यू आस्क फॉर क्लास ए। तो अगर आपको क्लास ए चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है ऐप, यहाँ पर क्लास ए, और आप इस तरीके से आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो आपको आपको यहाँ पर चाहिए क्लास ए का ऑब्जेक्ट। लारावेल देखेगा कि आपको क्लास ए चाहिए और क्लास ए आपका डिपेंडेंट है आपके क्लास बी पर, तो लारावेल ऑटोमेटिकली क्लास बी इसके अंदर इंजेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इंटरव्यूअर यहाँ पर पूछ सकता है कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज एलिक्वेंट क्वेरीज। आप एलिक्वेंट क्वेरीज को आप कैसे आप ऑप्टिमाइज करते हो? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर कई मेथड्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग विद करके हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग ईगर लोडिंग भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर यूज़र नाम से मॉडल है और ये रोल्स यहाँ पर फैच कर रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा होगा कि यूज़र विद रोल्स करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर विद का आप यूज़ करके आप ईगर लोडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको इंडेक्सिंग करनी चाहिए, जो भी आपकी कॉलम फ्रीक्वेंटली आप फैच कर रहे हो डेटाबेस से, उसका आप इंडेक्सिंग यहाँ पर कर सकते हैं। चंक लार्ज डेटा सेट्स विद चंक, जो आपका मेथड है उसका यूज़ करके आप लार्ज डेटा सेट्स को आप जो चंक में आप जो है कन्वर्ट करके आप फ्रंट एंड पे भेज सकते हो, या एपीआई के थ्रू भेज सकते हो, या आप उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। ऐसे ही आपका होता है कि आपको सिलेक्ट क्वेरी आपको यूज़ करनी चाहिए, तो आप स्टार लिखने की बजाय, यानी कि आप सारे कॉलम्स आपको फैच करने की बजाय आप सिलेक्टिव कॉलम्स आप फैच करें, जिससे कि मेमोरी के अंदर वही सिलेक्टिव कॉलम्स ही आपके स्टोर हो सकें। और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोफाइल क्वेरीज विद डीबी इनेबल क्वेरी लॉग एंड गेट क्वेरी लॉग, एक तरह से उसको चेक करने के लिए कि कितना आपकी क्वेरीज आपकी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पॉलिसी वर्सेस अ गेट इन लारावेल। तो पॉलिसी और गेट्स ये दो लारावेल के ऑथराइजेशन के पार्ट होते हैं। यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे लारावेल आपका एक ऑथेंटिकेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी कि लॉगिन और रजिस्टर। तो लॉगिन और रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना होता है कि उनको ऑथराइज करना होता है कि यूज़र इस मॉडल को एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता है, यूज़र इस पेज को देख सकता है कि नहीं देख सकता है। बेसिकली आपका रोल्स एंड परमिशंस के तौर पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिसी होती है ये ऑथराइजेशन लॉजिक को ये हैंडल करती है, बट एक सिर्फ एक मॉडल के लेवल पे होती है, यानी कि जो भी आपका मॉडल होता है उसके लेवल पे होती है। और जो गेट होता है आपका, ये आपका जनरल ऑथराइजेशन लॉजिक होता है, यानी कि ये आप एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये किसी एक मॉडल से बाइंड नहीं होता है, बल्कि ये आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ में होता है, और वहाँ से फिर आप इसको कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर पोस्ट पॉलिसी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो मान लीजिए आपने एक यहाँ पर पॉलिसी बनाई जो कि पोस्ट पॉलिसी है, तो अब आप यहाँ पर लिखोगे कि इस पोस्ट को वही लोग व्यू करेंगे जिसने इसको लिखा हुआ है। कि मान लीजिए आपके पास 3-4 राइटर्स हैं, एक राइटर की जो पॉलिसी जो पोस्ट है वो कोई और राइटर वहाँ पर एडिट कर रहा है, तो वो ना हो सके, जो आपका पोस्ट है वो वही लोग व्यू कर सकें जो जिसने उसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि भाई रिटर्न करो, आपने यहाँ पर लिखा पोस्ट, लेट से आपने यहाँ पर लिखा कि ऑथर आईडी हमारी यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए यूज़र के आईडी से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे इस पॉलिसी को, वैसे ही क्या होगा कि ये यहाँ पर व्यू के अंदर आपके चेक करेगा कि क्या ये यूज़र इस पोस्ट को एडिट कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो चेक करेगा कि क्या इसी ने इसको लिखा है या किसी और ने लिखा, किसी और राइटर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है ऐप सर्विस प्रोवाइडर, और ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हमने यहाँ पर गेट लगाया हुआ है। तो गेट क्या काम कर रहा है कि यहाँ पर चेक कर रहा है कि क्या जो यूज़र लॉग्ड इन यूज़र है, क्या वो यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पर हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है, यानी कि कोई एक यूज़र वो ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर वो एक एडमिन होता है तो वो मैनेज कर सकता है यूज़र को, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो ये हमारा जनरल पर्पस हो गया। ये आप कंट्रोलर्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, अपने web.php यानी राउट्स फाइल के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका जनरल पर्पस हो गया बेसिकली। और जो पॉलिसी होगी वो सिर्फ एक मॉडल के
हिसाब से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैशिंग इन लारावेल, यानी कि लारावेल को आप जो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी जो परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर अगर आपको परफॉर्मेंस अगर आपको इम्प्रूव करनी है लारावेल की, तो इसके अंदर आप जो मल्टीपल आप कैशिंग चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, है ना। कैशिंग ड्राइवर्स मल्टीपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी फाइल होता है जो आपके लोकल के लिए अच्छा है, और डेटाबेस भी है जहाँ पर आप जो है कैशिंग करते हो आप डेटाबेस को, और या फिर आप रेडिस आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हाई ट्रैफिक है, तो यहाँ पर आप रेडिस वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी फास्ट रहता है। तो इसके बारे में भी वो पूछ सकते हैं कि आपने कभी कैशिंग आपने किसी एप्लीकेशन में आपने इंप्लीमेंट किया है, अगर आपने किया तो आपने कैसे किया, तो आपका रेडिस जो होता है वो आप कैसे आप फैच करते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन हाउ लारावेल मैनेजेस डेटाबेस ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डीबी ट्रांजैक्शन, आप बिगिन ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर रोल बैक है, और यहाँ पर एक कमिट है ना, ये 3-4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये यूज़फुल उस केस में होता है जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, आपने एक फॉर्म सबमिट किया जिसके अंदर यूजर्स की डिटेल है और कैटेगरीज़ है, और मान लीजिए उसके एड्रेस है और उसकी पेमेंट की डिटेल है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने फर्स्ट वाला आपने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया, ठीक है। फिर आपने सेकंड जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी आपने परफॉर्म कर ली, थर्ड भी आपने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया। लेट्स से आपने फोर्थ स्टेप पर, मान लीजिए यहाँ पर चौथे स्टेप पर उसको क्या हुआ कि एरर आ गई। एरर आने के बाद क्या हो गया कि अब ये जो 3 आपने स्टेप लिखे हुए हैं, ये तो आपने डेटाबेस में एंट्री कर दी, लेकिन फोर्थ वाले के बाद ये जो एप्लीकेशन है वो एरर दे देगी या फिर वो बैक हो जाएगा। तो उस केस में ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, क्योंकि आपने 3 आपने एंट्री यहाँ पे कर रखी है। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर बिगिन ट्रांजैक्शन आपका यूज़ होता है, यानी कि जो डेटाबेस का ट्रांजैक्शन होता है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप सभी अपने स्टेप्स लिखते हैं। अगर वो सभी स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म हो जाते हैं सही से, कोई एरर नहीं आती है, तो डीबी कमिट किया जाएगा, यानी कि उसको डेटाबेस में सेव किया जाएगा। अदरवाइज़ वो डीबी रोल बैक कर देगा। तो रोल बैक के अंदर क्या होगा कि ये जो आपने इंसर्टिंग की है 3 स्टेप का, या आप जब फोर्थ स्टेप पर आप जब फेल हुए हो, तो ये जो 3 स्टेप आपके प्रीवियस वाले थे, इसको ये रिवर्ट कर देगा, बैक कर देगा, है ना। ये डेटाबेस में एंट्री नहीं होगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा इजी है, जैसे कि हैज़ मैनी और बिलोंग्स टू मैनी में क्या फ़र्क है, ये पूछा जा सकता है। तो हैज़ मैनी क्या होता है कि आपके वन टू मैनी का जब रिलेशनशिप होता है तब यूज़ होता है, जैसे कि अ यूज़र हैज़ मैनी पोस्ट, है ना, एक यूज़र बहुत सारे पोस्ट लिख सकता है। अ यूज़र हैज़ मैनी इमेजेस, एक यूज़र के पास मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं। और एक होता है आपका बिलोंग्स टू मैनी। तो बिलोंग्स टू मैनी आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर यूज़ होता है। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि हमें थर्ड टेबल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यूज़र और रोल्स का हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि एक यूज़र बहुत सारे रोल यहाँ पर होल्ड कर सकता है, और एक रोल के अंदर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तो आपकी यूज़र्स टेबल होगी और एक आपकी रोल्स टेबल हो गई। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक थर्ड टेबल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यूज़र और रोल दोनों की आईडी यहाँ पर रखती है। तो यहाँ पर यूज़र हो गया, यहाँ पर आपका रोल हो गया ना। तो इसके अंदर जो भी एंट्रीज़ होती हैं, तो इस केस में हमारा होता है बिलोंग्स टू मैनी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लारावेल के अंदर मैक्रोज क्या होते हैं। तो ये एक शॉर्ट फंक्शंस होते हैं जो हम लोग अपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर लिखते हैं। तो मान लीजिए आप जो यहाँ पर कलेक्शन का आप यूज़ करते हैं लारावेल के अंदर, तो आप एक कस्टम मेथड आप यहाँ पर ऐड करते हैं, ऐड करना चाहते हैं, जो कि कलेक्शन के अंदर आप खुद का एक कस्टम मेथड आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जो कि है अपर केस करके। चाहोगे कि आप ये जो अपर केस है ये आप बहुत सारे कंट्रोलर्स के अंदर आप यूज़ करो या मॉडल के अंदर आप यूज़ करो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इसको ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई मुझे एक मैक्रो बनाना है, कलेक्शन के साथ में मैं एक मैक्रो बना रहा हूँ, यानी कि खुद का एक मेथड ऐड कर रहा हूँ जो कि है अपर केस नाम से। और उसके अंदर आपको करना क्या है कि आपको जो भी चीज़ें आपको स्ट्रिंग में वहाँ से पास करूँगा, उसको आपको अपर केस में करके रिटर्न कर देना है। तो अब आप इसको यूज़ इस तरीके से कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास एक कलेक्शन है, आपने यहाँ पे एक कलेक्ट नाम से आपने कलेक्शन बना लिया, और इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा कि अपर केस करके। आप अब इसको, ये जो आपने मेथड बनाया था, अब आप इसको इस तरीके से आप फैच कर सकते हो, और ये हमें रिटर्न कर देगा सभी अपर केस के अंदर। तो ये होता है हमारा मैक्रोज, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कस्टम मेथड्स हम लोग लारावेल के अंदर बिल्ट इन क्लासेस के अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे कि कलेक्शन हमारा इनबिल्ट क्लास हो गया, ऐसे ही आपका रिस्पॉन्स हो गया, वो भी आपकी एक इनबिल्ट क्लास हो गई। तो उसके अंदर भी आप एक खुद का मेथड यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर str मेथड के अंदर जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमने एक स्नेक टू कैमल करके एक हमने यहाँ पर मेथड बना दिया जो रीयूजेबल है काफ़ी। तो अब आप किसी भी मॉडल कंट्रोलर के अंदर अगर आप जाते हो, वहाँ पर आप लिखते हो str,
तो अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे स्नेक टू कैमल और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर ये देखना चाहिए कि आप लारावेल के इकोसिस्टम के अंदर जो आपके कोर सर्विसेज लारावेल हमें प्रोवाइड करता है उसके अंदर आप कितना डेप्थ में आप उसको जानते हो, क्योंकि अब आप एडवांस लेवल पे हो तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं इवेंट एंड लिसनर से रिलेटेड, कि आप इवेंट एंड लिसनर से आपने यूज़ किया हुआ तो आपने किस सिनारियो में आपने यूज़ किया हुआ है, कैसे आपने उसको यूज़ किया, क्या वजह थी। तो यहाँ पर आप इवेंट्स आप बता सकते हैं कि मुझे कोई एक यूज़र क्रिएट करना था और फिर यूज़र को हमें एक मेल भेजना था और हमें एडमिन को भी नोटिफाई करना था कि भाई एक यूज़र क्रिएट हुआ है। तो जैसे ही यूज़र क्रिएट हुआ वैसे ही मैंने एक लिसनर बनाया जो कि यूज़र को नोटिफिकेशन एक जो है वेलकम मेल भेज रहा है, और एक हमने यहाँ पर लिसनर बनाया जो एडमिन को एक मेल भेज रहा है, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इवेंट एंड लिसनर के अंदर हमने की। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये चीज़ें क्या है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। इसी से रिलेटेड है क्यू इन लारावेल। तो क्यू इन लारावेल क्या होता है कि जो भी आपके कुछ टास्क होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क जो होते हैं उसको ये लोग क्यू में डाल देते हैं। तो मान लीजिए यूज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट के अंदर जो भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, मान लीजिए कि उसको एक मेल भेजना है या 2-3 मेल भेजना है या फिर कोई एक लार्ज डेटा सेट उसको प्रोसेस करना है। तो इस केस के अंदर ये क्या करते हैं कि ये एक क्यू बना देते हैं, यानी कि एक जॉब बना देते हैं, वो ये काम करती है। फिर ये लोग यहाँ से रिस्पॉन्स भेज देते, तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट मिल जाती है और यहाँ से आपको रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाता है, और जो टास्क होता है वो हमारी क्यू यहाँ पर हैंडल करती है बैकग्राउंड के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमने मेल यहाँ से भेजी थी इवेंट एंड लिसनर के अंदर उसी से रिलेटेड है ये, कि अगर आपको 2 मेल भेजना है तो आप रियल टाइम में अगर आप 2 मेल भेजोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर क्यूज़ का यूज़ करते हैं, और हम लोग ये मेलिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं या पीडीएफ जनरेट करना है तो ये सारा काम हम लोग क्यू के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप लारावेल को कैसे आप ऑप्टिमाइज़ करते हो। तो यहाँ पर डेटाबेस ऑप्टिमाइज़, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तो उससे पहले आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा लारावेल को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डेटाबेस ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इंडेक्सिंग, क्वेरीज वगैरह, यहाँ पर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जो भी आपके कोड में है वो आपको करना पड़ेगा। फिर आप कैशिंग करोगे, जो भी फ्रिक्वेंटली डेटा आप फैच कर रहे हो उसको आप कैश करोगे। फिर आप राउटिंग, व्यूज़ और ये सभी आप जो कैश करोगे जो कि है पीएचपी आर्टिजन कैश, कॉन्फ़िग कैश, राउट्स है ना, ये आप कमांड आप यहाँ पे रन करते हो। जो आपके टास्क होते हैं उसको आप जो क्यू आप जो है यहाँ पर प्रिपेयर करके रखते हो ताकि आप चीज़ों को आप जो है टाइम कंज्यूमिंग टास्क को आप जो क्यू में रख सको। आप अपने कोड को आप चेक करते हो कि कहाँ से ये फेल हो सकता है तो उसको आप इम्प्रूव करते हो। साथ में आप जो भी आप असेट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप मिनीफाई करते हो, जैसे कि आप app.js है या फिर CSS वगैरह, तो उसको आप मिनीफाई करते हो ताकि आपके एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादा लोड ना ले सके वो। फिर यहाँ पर आता है कि हाउ डू यू हैंडल API ऑथेंटिकेशन इन लारावेल। तो अगर आप लारावेल डेवलपर हैं और आप APIs बनाना जानते हैं, क्योंकि आपको APIs बनाने पड़ते होंगे क्योंकि आप Vue.js या React.js के साथ में भी आपने काम किया होगा, तो उस केस में आपको पता होगा कि जो भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है लारावेल के अंदर वो आप मल्टीपल तरीके से आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। जैसे कि आप टोकन बेस्ड आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो यूजिंग लारावेल पासपोर्ट या फिर सैंक्टम, जो कि लारावेल अभी इनबिल्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। फिर होता है आपका OAuth 2 एक तरह से, है ना, जो कि पासपोर्ट ही हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है लारावेल का जो पासपोर्ट पैकेज है। फिर आता है आपका JWT का, यानी कि जेसन वेब टोकन, जो कि आपको ये वाली लाइब्रेरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है JWT ऑथ करके। तो इन तीनों में से आप जो है मल्टीपल तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर टोकन्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकें, यानी कि ऑथेंटिकेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आप एक इंटरमीडिएट डेवलपर हैं या आप एक सीनियर लेवल के अगर आप डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि यूनिट टेस्ट और ये फीचर टेस्ट लिखना कितना ज़रूरी होता है। तो इस केस में वो आपसे कुछ क्वेश्चन आपको दे सकते हैं जिसमें कि वो बोलें कि आप इसके यूनिट टेस्ट आप लिखो या इसके फीचर टेस्ट आप यहाँ पे लिख करके हमें दिखाओ इससे रिलेटेड, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने टेस्ट आपने किस केस में लिखे और क्या क्या चीज़ें आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पर आपसे वो टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट क्या होता है, फीचर टेस्ट क्या होता है और इसे क्या क्या यूज़ केसेस हैं, आपने कैसे कैसे बनाया, तो वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि आपने यूनिट टेस्ट और फीचर टेस्ट आप किस तरीके से आप लिखते हैं। तो यूनिट टेस्ट क्या होता है कि आपको एक छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उनके लिए आप लिखते हो। फीचर टेस्ट आपकी पूरा एक फुल HTTP रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ पर लिखते हो, जो कि फीचर टेस्टिंग होता है। जो भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप चीज़ें बनाते हो उसको आप सिक्योर करते हो बेसिकली इसको लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं एक लारावेल की सिक्योरिटी के लिए। जो भी आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो उसको आप ये बोलो कि एक सिक्योर है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि भाई प्रोटेक्ट CSRF, XSS एंड SQL इंजेक्शन से आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पर होनी चाहिए। फिर आपको HTTPS पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो होस्ट होनी चाहिए।
और यूज़र की जो इनपुट्स हैं उसको हमें हमेशा वैलिडेट करना है, उसको कभी हमें छोड़ना नहीं है ऐसे। और जो पासवर्ड है वो आपका इनक्रिप्टेड होना चाहिए, बेसिकली वो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के अंदर। और जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको हमें हमेशा अप टू डेट यहाँ पर रखना है। तो ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो आप यहाँ पर लारावेल के एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के टाइम में और होस्टिंग के टाइम आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। अगर आप एक लारावेल डेवलपर हैं और इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या सीनियर लेवल पर हैं, तो आपको सिर्फ लारावेल के आने से काम नहीं चलेगा, आपको जो अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो जैसे कि आपको गिट आना चाहिए, आपको है ना, गिट यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे आप कोड को आप मर्ज करते हो, कैसे पुश करते हो, कैसे पुल करते हो, कैसे 2 ब्रांचेस को आप मर्ज करते हो। तो ये सारी गिट से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको डिप्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ों को आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो CI/CD पाइपलाइन अगर आपको पता तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। Vue.js आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक लारावेल का इंटरमीडिएट डेवलपर हैं तो आपको Vue.js के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लारावेल और Vue.js का कॉम्बो चलता है काफ़ी। और टेस्टिंग फ्रेमवर्क यानी कि PHP यूनिट हो गया, डस्क हो गया, और अब तो पेस्ट भी है, तो वो भी आप यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ट्राई कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा है। फिर आपको डॉकर आपको आना चाहिए, बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आपको अगर आपको पता है तो आप कंटेनराइजेशन वगैरह के बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हो उनको, तो इससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है डॉकर का। API डेवलपमेंट आपको पता ही होना चाहिए, और डेवऑप्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर लिनक्स वगैरह को आपको थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है, क्योंकि ज़्यादातर सर्वर्स आपके लिनक्स पर होते हैं, तो ये आपको अगर आपको आइडिया है तो आपको एक एडवांटेज मिलता है आपके इंटरव्यूअर के सामने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।